मेरे पास लग गया तेरे पास। देखो मारो देखो ले लेंगे नारायण भी पड़े तो अंदर नाम समय हो गया लगभग, हम क्लास शुरू करते हैं आज की। जो ज्ञान सीखने के पहले का पाठ है वो सभी अपने मन में दोहराइए। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञापूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की मैत्री कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की मैत्री कृपा करें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कर्मों का अनुभव। उसमें जो पहला वाला टॉपिक है शुभ प्रकृतियों में कर्मों का अनुभव, वो वन्ना जी लेंगे। तो प्लीज वन्ना जी एक्सप्लेन कीजिए आप। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम कर्मों का अनुभव अध्याय 8 का रिवीजन करेंगे। अ, जितना भी भैया ने सिखाया है और जो मैंने सिखाया उस वैसा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी गलती हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अनुभव, अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव अर्थात शक्ति, पावर, इंटेंसिटी। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, कर्म प्रदेशों की विविध प्रकार के फल देने की शक्ति को अनुभव कहते हैं। अनुभव का दूसरा नाम रस भी कह सकते हैं। इसको हम और एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। जीव के द्वारा स्वयं के साथ एकम एक करने अर्थात बांधने से पूर्व कार्बन वर्गना के पुद्गलों में किसी भी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं होती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि लोक में कार्बन वर्गना के पुद्गल मतलब बहुत ठूसम ठूस भरे हुए हैं। और जब जीव अपने अध्यवसायों मतलब कि अपने परिणामों से, शुभ अशुभ परिणामों से उन प्लीज जब बाकी जीव अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इसमें ऐसे टोन होता है क्योंकि निकल जाता है नहीं होता। जब जीव अपने शुभ अशुभ अध्यवसायों से उन कार्बन वर्गना के पुद्गलों को अ, मतलब आत्मा के साथ बांधता है, एकम एक करता है, तब उनमें फल देने की शक्ति आती है। उनसे पहले उनमें फल देने की कोई भी शक्ति नहीं होती, वो नीरस होते हैं, उनमें कोई पावर नहीं होती है। फिर यहाँ बताया गया कि उन पुद्गलों को स्वयं के साथ बांधते समय अर्थात कर्म बंध के समय जीव अपने शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त उन पुद्गलों में विभिन्न प्रकार के फल देने की शक्ति उत्पन्न कर देता है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जीव जो उन पुद्गलों में शक्ति डालता है, जो उदय में आने वाले हैं, वो किस प्रकार का फल देंगे, उस शक्ति को अनुभव कहते हैं। और उस शक्ति को डालना और आत्मा के साथ एकम एक करना अनुभव बंध कहलाता है। इसको यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे सूखी घास होती है वो नीरस होती है,
उसमें कोई भी शक्ति नहीं होती है। पर जब अलग अलग प्रकार के एनिमल मतलब जीव उसको खाते हैं तो उसका किस प्रकार से आउटपुट बाहर आता है वो बताने की कोशिश की गई है कि सूखी घास नीरस होती है। जब वह घास बकरी, गाय आदि पशु के पेट में जाती है, तो वह उस घास को दूध के रूप में परिणत कर देती है। परंतु सबका दूध एक जैसा नहीं होता है, यानी कि आउटपुट सबके एक नहीं होता है। सबने खाया तो सूखी घास ही है, पर जो आउटपुट बाहर निकल के आएगा वो सबके लिए अलग-अलग होगा, क्योंकि सबके अंदर जब प्रोसेसिंग चली वो सूखी घास की, तो वो अलग-अलग रूप में चली और अलग-अलग मतलब चली और अलग-अलग आउटपुट बाहर आया। जैसे बकरी का दूध जब का दूध होता है वो पतला होता है और उसमें चिकनाई कम होती है। ये बकरी ने जब घास खाई उसका आउटपुट है। जब घास गाय ने जब वो घास खाई उसका दूध जो होता है वो बकरी से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होगा और वो उसमें चिकनाई बकरी के दूध से थोड़ी ज़्यादा होगी। यानी इसका गाय का आउटपुट बकरी से अलग निकला। फिर जब भैंस ने वो घास खाई तो उसका जो दूध था वो गाय के दूध से भी गाढ़ा था और चिकनाई गाय के दूध से भी ज़्यादा, यानी कि इसका और अलग हो गया आउटपुट। और भेड़ ने जब वो घास खाई तो उसका दूध भेड़ ने जब वो वो घास खाई तो उसका दूध भैंस के दूध से भी गाढ़ा हुआ और उसकी चिकनाई भैंस के दूध से भी ज़्यादा होती है। मतलब कि एक ही चीज़ को 4 अलग-अलग जीवों ने खाया पर उसका आउटपुट सभी के लिए अलग-अलग निकला। इसी तरह यहाँ समझाया गया है कि यहाँ पे बताया गया है जीव अपने भिन्न-भिन्न अधिवसायों के निमित्त से कार्बन वर्गना के पुद्गलों में अलग-अलग प्रकार का अनुभव उत्पन्न करता है और उदय में आने पर वे अलग-अलग प्रकार का फल देते हैं। जो हमने यहाँ एग्ज़ाम्पल की तरह के थ्रू समझा था कि एक सूखी घास जो नीरस है, जिसमें कोई भी शक्ति नहीं है, पर जब जीव उसको ग्रहण करता है, तो उसका अंदर जब प्रोसेसिंग होती है, फिर जब आउटपुट बाहर आता है, तो सबके लिए अलग-अलग होता है। उसी तरह जब जीव कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है मतलब शरीर के अपने आत्मा के साथ बाँधता है, उसमें अलग-अलग तरह का फल डालता है और जब वो उदय में आते हैं तो अलग-अलग प्रकार का फल देते हैं। सॉरी, अलग-अलग प्रकार की शक्ति डालता है और जब वो उदय में आते हैं तो अलग-अलग प्रकार का फल देते हैं और इसी को अनुभव बंध कहते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के अनुभव बंध बताए गए हैं, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक। जीव के अध्यवसाय वैसे तो जीव के अध्यवसाय असंख्य प्रकार के हैं, पर मोटा तौर पे 4 प्रकार के बताए गए हैं और इन चारों में भी असंख्य प्रकार के ये होते हैं, अध्यवसाय होते हैं। जीव के अध्यवसाय असंख्य प्रकार के होते हैं अतः कर्मों का अनुभव भी असंख्य प्रकार का होता है। उन असंख्य प्रकार के अनुभव के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुर्स्थानक। एक स्थानक अनुभव भी असंख्य प्रकार का मतलब कि हर स्थानक में अलग-अलग उसमें भी असंख्य प्रकार होते हैं और उपयुक्त चारों प्रकार के अनुभव उदय में आने पर जीव को क्रमशः अधिकाधिक फल प्रदान करते हैं। देखिए जैसे एक स्थानक में जीव को कम फल मिलेगा, फिर द्विस्थानक में तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, त्रि में उससे ज़्यादा और चतुर्थ में उन सबसे ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है, जो फल मिलेगा वो। अब शुभ प्रकृति में अनुभव का स्वरूप। शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक नहीं होता है। यहाँ पे हमें शुभ प्रकृति का अनुभव गन्ने के रस के थ्रू समझाया गया है। शुभ प्रकृति के अनुभव को गन्ने के रस की उपमा दी गई है। जैसे गन्ने के रस का स्वभाव बहुत इष्ट होता है यानी बहुत मीठा होता है, वैसे ही शुभ प्रकृतियों का फल भी इष्ट होता है। अब जैसे 1 लीटर गन्ने का रस लिया गया है और उसको बॉयल किया गया है। यहाँ पे ये मैंने बताया कि शुभ प्रकृति में एक स्थानक नहीं होता है, मिनिमम टू मिनिमम द्विस्थानक अनुभव तो मिलेगा ही जीव को। तो जब उस गन्ने के रस को बॉयल किया गया और बॉयल कर के उसको हाफ कर दिया गया तो उसकी मिठास प्राकृतिक रस में लगभग दुगनी हो जाती है और उस मिठास को द्विस्थानक अनुभव समझना कहते हैं। मतलब इतना मीठा हो जाता है वो पहले से। फिर उसके बाद में जब उस हाफ लीटर को और बॉयल किया गया और उसको बॉयल करके 1/3 लीटर शेष रह गया, तब उसकी मिठास 3 गुना हो गई और वो इसको 30 स्थानक अनुभव का कहा जा सकता है। और इसी तरह फिर उस 1/3 लीटर गन्ने के जूस को जब
और बॉईल किया गया तो वो 4 गुना ही शेष रह गया, उसका 1/4 ही रह गया। और इसे यहाँ पे हम चतुस्थानक अनुभाव कहेंगे। फिर यहाँ पे और सब बताया गया है, जिज्ञासा ली गई है, उपयुक्त वर्णन में शुभ प्रकृतियों के द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव का स्वरूप गन्ने के रस के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, परंतु शुभ प्रकृतियों के एक स्थानक अनुभाव का वर्णन यहाँ नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? इसका समाधान बताया गया है, शुभ प्रकृतियों में अनुभव कितना भी कम क्यों ना हो, परंतु उसमें द्विस्थानक अनुभव तो रहता ही है। स्वभाव में उसमें एक स्थानक अनुभव नहीं होता है। मैंने जैसे बताया था कि मिनिमम टू मिनिमम द्विस्थानक अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा शुभ प्रकृतियों में, और यहाँ पे एक स्थानक अनुभव नहीं रहेगा। भैया मैंने समझा दिया ये मेरे को जितना मेरी तरफ से हुआ। अब नहीं, अच्छा है किया आपने। अब जो इन्होंने समझाया इससे रिलेटेड किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अनुभव का मीनिंग क्या हुआ, किसे कहते हैं अनुभव बंद, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई हो? जय जिनेन्द्र, हाँ ये सर। जो अनुभव है जो उसमें सरस वो जो खाता है उसमें जैसे वो कौन से मतलब उसको आत्मा में ग्रहण करता है वो समझ में नहीं आया। क्या चीज? क्या अनुभव अनुभव बंद जो कर्मों का बंद करता है जीव, वो सरस जैसे गाय भेड़ और बकरी की उपमा दी गई है, जबकि वो खा रहा है, लेकिन उसका फल जो वो देगा ना, तो वो फल में मतलब किस तरह से वो अनुभव करके फल देगा। उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए घास सभी खा रहा है, लेकिन सबका हाँ, आउटपुट जो है अलग अलग क्यों आ रहा है, शायद ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना आपका। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए वरना जी, क्या डाउट है उनका, तो क्यों हो रहा है ऐसा? वो उत्कुट क्या होता है? एक्चुअली जो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि सूखी घास है, वो नीरस है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं है ऐसे। पर जब अलग अलग जीव खाते हैं, उनके अंदर उसकी प्रोसेसिंग अलग अलग चलती है। जैसे जब बकरी उस घास को खाएगी तो उसके अंदर अलग प्रोसेसिंग चलेगी, और जब उसका आउटपुट निकल के आएगा तो वो एक पतले दूध के रूप में आएगा, जिसमें चिकनाई कम होगी। और फिर उसी को जब एक गाय खाएगी तो उसके अंदर की प्रोसेसिंग अलग होती है, और वो जब बाहर निकलेगा तो वो बकरी से ज्यादा गाढ़ा होगा, और उसमें चिकनाई बकरी से ज्यादा होगी। इसी तरह बाकी जीवों का भी समझ लेना। और जब हम इसको अगर कर्मों के रूप में समझे तो ऐसा मतलब ऐसा होता है कि कार्बन वर्णा के पुद्गल लोक में ठुसाठुस भरे होते हैं, उसमें कोई भी शक्ति नहीं होती है, वो नीरस होते हैं। पर जब जीव मतलब कि अपने शुभ और अशुभ परिणामों से, अद्वत्सायों से, मतलब कि राग और द्वेष से, जब उन कार्बन वर्गना के पुद्गलों को अपनी आत्मा के साथ बांधता है, जब हम लोग क्रोध मतलब कुछ भी करते हैं या शुभ प्रकृतियों में हैं तो भी हम कर्मों का बंद कर रहे हैं, और अशुभ प्रकृतियों में भी हम कर्मों का बंद करते हैं। तब हमारी मतलब कि अंदर भाव कैसे चल रहे हैं? अगर अच्छे भाव चल रहे हैं तो हमारे वर्ग मतलब जो कार्बन वर्गना के पुद्गलों में जो शक्ति होगी वो उस प्रकार की डलेगी। और अगर हम अशुभ अध्यवसाय में तो उसमें वैसी शक्ति डलेगी। और फिर हमने उसको कितने इंटेंसिटी से बांधा है, और कितनी स्थिति वाला बांधा है, फिर जब वो उदय में आएंगे तो वो उसी तरह का हमको फल देने की शक्ति उनमें इतनी शक्ति हो जाती है, वो उसी तरह का हमको फिर फल देते हैं उदय में आने के बाद में। तो अगर हम धन्यवाद। ढीले ढीले कर्म बांधते हैं तो वो हाँ, उसका मतलब कि परिणाम होता है वो हमको बहुत कम ही मिलता है। पर हम अगर कोई गाढ़ कर्म बांध लेते हैं तो हाँ, उनके फिर जो परिणाम होते हैं वो वैसे ही उदय में आते हैं, और वो हमें बहुत ज्यादा मतलब कि दुख दुख मतलब देते हैं। हाँ दुख देते हैं ऐसे ही। हाँ, बाकी भैया आप हाँ, ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, मैंने मेरी तरफ से नहीं, कोशिश अच्छा करी। बताया। क्लियर हुआ आपको जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, वो मतलब आउट। क्या है कि जो कर्मण वगैरह है, पुद्गल है, वो तो क्या है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब वो हाँ, आत्मा के साथ अटैच होते हैं तब उनमें फल देने की शक्ति आती है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उनमें जो शक्ति आ रही है, जो उनमें रस आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो जैसे जीव के परिणाम है उसके अकॉर्डिंग उनमें शक्ति जा रही है आपकी फल आवाज देने की। बराबर नहीं अगर आ जीव रही के है परिणाम सर। ज्यादा खराब है तो फिर ज्यादा आपकी आवाज में बहुत ज्यादा आई है डिस्टर्ब, मतलब
वो क्या बोलते, कट कट के आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ। जब भी कार्बन वगैरह पुद्गल जीव ग्रहण करता है तो वो जब जीव पुद्गल स्वतंत्र घूमते हैं तब तो उनमें कोई भी फल देने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जैसे ही जीव उनको ग्रहण करता है, अपनी आत्मा के साथ एकमेक करता है, तब उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो वो ही फल देने हाँ की शक्ति क्या बोलते हैं हम, अनुभव या रस कहते हैं। ठीक, अब ये जो बोल रहे हैं कि अनुभव कितने प्रकार का होता है, असंख्य प्रकार का। हाँ अब जो बात हुई कि अ, वो एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक कैसे आएगा, तो हाँ जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें रस डलता है। अगर जीव के परिणाम ज्यादा खराब है तो उनमें ज्यादा रस डालेगा, अगर जीव के हाँ, परिणाम अच्छे हैं तो उनमें कम रस डालेगा। लेकिन उसमें ये अच्छा है कि अगर जीव के परिणाम खराब है, ठीक है, संक्लिष्ट परिणाम है, ठीक, अगर जीव के परिणाम खराब है तो क्या करेगा, हाँ जो पाप प्रकृतियां हैं हाँ, उनमें क्या करेगा, ज्यादा रस डालेगा, बस डालेंगे हाँ। और पुण्य में कम डालेगा। अच्छा ठीक है, और जब जीव के परिणाम विशुद्ध है, अच्छे हैं, तब क्या हाँ करेगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जब जीव के परिणाम विशुद्ध है तब वो हाँ, पुण्य प्रकृति में ज्यादा रस डालेगा और पाप में कम डालेगा। तो जैसे जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें रस डलता है। अगर अच्छा जीव के परिणाम संक्लिष्ट है तो पाप प्रकृति में ज्यादा रस डलेगा, और ज्यादा संक्लिष्ट हुए तो उनमें और ज्यादा रस डलेगा, लेकिन कौन सा वाला, खराब वाला। ठीक है, खरा वाला हाँ। तो जैसे परिणाम जीव के हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें रस डलता है। तो जैसे एक बस घास का एग्जाम्पल दिया कि सूखी घास को तो चार तरह के जीव खा रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने परिणाम के अनुसार उनको दूध के रूप में परिणत कर रहे हैं, और सभी का जो दूध है वो अलग अलग जो है मोटाई का, गाढ़ाई का है। तो वैसे ही जो कार्बन वगैरह के पुद्गल हैं सभी जीव ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सभी जीव क्या कर रहे हैं, अपने परिणाम के अनुसार, अपने अध्यवसाय के अनुसार ही उनमें रस डाल रहे हैं। तो जैसे जीव के अध्यवसाय होंगे वैसे ही उनमें रस डलेगा। अगर जीव के परिणाम हाँ ज्यादा खराब है तो उनमें ज्यादा रस डलेगा, अगर जीव के परिणाम अच्छे हैं तो उसमें का मतलब खराब अच्छे वाला रस कम डलेगा और अच्छा वाला रस ज्यादा डलेगा। तो हाँ जीव के परिणामों के अनुसार ही उनमें रस डलता है। बस डलता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ। और किसी को डाउट? या फिर हम आज वो अगला वाला चैप्टर करें, अगला वाला टॉपिक, अशुभ प्रकृति में अनुभवन। ठीक है, अशुभ प्रकृति में अनुभव किसका था टॉपिक? पन्ना जी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब जो अशुभ प्रकृति में अनुभव है, सब आप ही की कृपा है भैया, जो भी सीखा आप ही से सीखा है। तो भी कुछ नहीं, समझाने में गलती हुई तो सभी से, आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, जो गन्ने का रस वाला एग्जांपल है वो सभी को क्लियर हाँ हाँ है ना? गन्ने का रस में उसमें ये बोला गया है कि जो भी शुभ प्रकृतियां हैं, उनमें जो अनुभव होता है वो हमेशा द्विस्थानक वाली रेंज से ही चालू होता है। मतलब कि कोई भी शुभ प्रकृति है उसमें एक स्थानक अनुभव होगा ही नहीं। उसमें ये स्वभाव है कि उसमें एक स्थानक अनुभव होता ही नहीं। सर मैं एक यही स्थानक पूछना चाह अनुभव, रहा था जी, कि ये आगम की अपेक्षा से है या इसका कोई रीजन है कि एक स्थानिक अनुभव क्यों नहीं होता? ये ना कि ये बाय रूल के लिए अपन, ठीक है, ये रूल ही है, अच्छा। नियम है कि जो भी हाँ शुभ नियम। प्रकृति होगी उसमें मतलब कि इतना कम वाला इंटेंसिटी का रस मिलेगा ही नहीं जीव को, वो उसमें द्विस्थानिक वाली रेंज से जीव को रस मिलेगा। ठीक है ये सर, कहने का समझ मतलब गया। कि जब भी जीव को अगर अच्छी प्रकृति है उनमें रस मिलेगा तो वो मिनिमम से थोड़ा अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल ही समझ लें हम। अब अशुभ प्रकृतियों में किसका था टॉपिक, वो जय प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जय जिनेन्द्र साहब। जी, अशुभ अशुभ प्रकृतियों के अनुभव को नीम के रस की उपमा दी गई है। अपन अशुभ को ऐसे भी समझ सकते हैं, अशुभ मीन्स अच्छी नहीं है, जैसे पाप प्रकृतियां है। जैसे जैसे नीम के रस का स्वाद अनिष्ट होता है, वैसे ही अशुभ प्रकृतियों का फल अनिष्ट होता है। ये उसका अपने को ऐसे बताया गया है कि अशुभ प्रकृतियां एक स्थानक से ही उनका रस का अनुभव अपने को प्रकट करवाती है। उनमें एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, चारों स्थानक के रस उनमें पाए जाते हैं।
अशुभ का अपन सीधे से मान सकते हैं कि अशुभ प्रकृतियां पाप प्रकृतियों का ही और एक अशुभ पाप का ही अशुभ नाम बोल के बताया गया है। अशुभ प्रकृतियों में कम कड़वाहट चाहिए, अच्छे अव्यवसायों के ऊपर ही उनका डिपेंड होता है। और इनका बंद अशुभ प्रकृतियों का बंद एक स्थानक का अनुभव बंद इसलिए बताया गया है कि श्रेणी जब हम चढ़ते हैं तो उस टाइम पे 9वें गुण स्थान में ये सबका ये हो जाता है अशुभ प्रकृतियों का। पर उनका थोड़ा सा भी एक स्थानक का वो तो उनका थोड़ा सा अंश मात्र भी रहता है 9वां 10वां गुण स्थान में। सही जा रही हूँ घात ठीक है, ये आगे का विषय है, लेकिन आपने एक्सप्लेन किया है अभी इस कोर्स में ही, आगे के कोर्स में है, तो बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों होता है। अच्छा अच्छा। और अशुभ प्रकृतियों का अनुभव एक स्थानक कैसे है, मतलब नीम का रस प्राकृतिक रूप से कड़वा होता है, उस कड़वाहट को एक स्थानक अनुभव समझना चाहिए। और द्विस्थानक 1 लीटर में नीम के रस को उबालने पर जब हम आधा लीटर शेष रह जाए तब उसकी कड़वाहट प्राकृतिक रस से लगभग दुगुनी हो जाती है, उस कड़वा को द्विस्थानक समझना चाहिए। वैसे ही त्रिस्थानक आधा लीटर नीम के रस को उबालने पर जब वह 1/3 लीटर शेष रह जाए तब उसकी कड़वाहट प्राकृतिक रस से लगभग तिगुनी हो जाती है, उस कड़वाहट को त्रिस्थानक अनुभव समझना चाहिए। चतुस्थानक उपयुक्त 1/3 लीटर नीम के रस को उबालने पर जब वह 1/4 लीटर ही शेष रह जाए तब उसकी कड़वाहट प्राकृतिक रस से लगभग चौगुनी हो जाती है, उस कड़वाहट को चतुस्थानक अनुभव समझना चाहिए। यह अशुभ प्रकृतियों के अनुभव का सामान्य वर्णन हुआ। अशुभ प्रकृतियों के अंतर्गत आने वाली घातिनी प्रकृतियों के अनुभव का विशेष वर्णन इस प्रकार है। घातिनी प्रकृतियों के 4 प्रकार के अनुभव है। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। अशुभ प्रकृतियां है टोटल 84, जो आपने पाप और पुण्य प्रकृतियां देखी थी। पुण्य की 42 है, अशुभ की और पाप की 84, तो अशुभ की अपन 84 मान के चलते हैं। उसमें घातिनी और अघातिनी, अघातिनी की उसमें हो जाएगी जिसमें एक स्थानक का रस रहेगा। एक स्थानक अनुभव देशघाती होता है और सर्वघाती नहीं, और द्विस्थानक अनुभव देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार का होता है। और त्रिस्थानक चतुस्थानक अनुभव सर्वघाती ही होते हैं, देशघाती नहीं। इसमें ये भी मान के अपन चलते हैं कि अनुभव बन जब जीव के कार्बन वर्गना में पुद्गलों में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करता है, तो ग्रहण किए जा रहे हैं आत्मा में जो उनके पुद्गलों को वो जैसे रस प्रदान करता है, वो हिसाब से अशुभ प्रकृतियों का उसमें गुण प्रकट होता है, उसके कारण उसको एक स्थानक अनुभव बंद कहते हैं। जय जिनेन्द्र सा। क्या बोला आपने, एक बार फिर से बोलें, क्या बोला था अभी आपने? अनुभव बंद जब ग्रहमान जीव के कार्बन वर्गना के पुद्गलों में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करता है, फल देने के विभिन्न प्रकार की उत्पन्न करता है, उसे अनुभव बंद कहते हैं। इससे अनुभव बंद अथवा रसबंद भी कहते हैं। तो अशुभ प्रकृतियां तो शुभ प्रकृतियां के हिसाब से 84 है, तो उसमें घातिनी 37 हो गई और अघातिनी 37 हो गई और घातिनी 47 हो गई, जिसमें एक स्थानक का अनुभव जो है वो ज्ञानवर्णीय, दशवर्णीय, मोहनीय और अंतराय की है, वो जो 17 है अशुभ प्रकृतियों में। सम्यक वेदनीय में कितनी प्रकृतियां होती है? सम्यक वेदनी तो आती नहीं है ना, सम्यक हाँ जी। वेदनीय नहीं है, वो बनती नहीं है ना। सम्यक वेदनीय नहीं बनती क्या? हाँ, सम्यक वेदनी नहीं बनती है ना। तो मिथ्या वेदनीय, सम्यक वेदनीय, मिथ्या सम्यक वेद दो नहीं बनती, सम्यक वेदनीय भी नहीं बनती। सम्यक वेदनी और नहीं, मिथ्या वेदनीय, सम्यक मिथ्या वेदनीय दो नहीं बनती, सम्यक वेदनीय भी नहीं बनती क्या?
मिथ्यात्व वेदनी का तो जीव बंद करता ही है ना, केवल सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्या, ये दोनों का जीव बंद नहीं करता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ गलती है, सही है। हो गया आपका हाँ जी। सिद्धांत? हाँ सर, हो गया। ठीक, इसमें कोई डाउट किसी को जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उसमें, अशुभ प्रकृतियों में अनुभव बन? वो जिसमें वो चक्षु दर्शनावणी है, चक्षु दर्शनावणी है, ये देशगति नहीं चक्षु दर्शनावणी है और अवधि दर्शनावणी है। देशगति नहीं और सर्वगति नहीं, दोनों होता है। तो इसका कितना अनुभव लेंगे, चारों लेंगे? नहीं, एक स्थानक अनुभव होगा, चक्षु दशावनी या चक्षु दशावनी, वो होगा ही ना। वो तो चारों किस भी हो सकता है ना, वो चक्षु दर्शनावणी, उधर दर्शनावणी, चारों हो सकता है ना। चारों नहीं होंगे ना, वो भैया ही बताएंगे फिर। मेरे हिसाब से चारों। देखिए यहाँ जो बात हुई है अशुभ प्रकृतियों में, सबसे पहले बात तो ये हो गई कि जो अशुभ प्रकृतियां उनमें चारों तरह का अनुभव पॉसिबल है। ठीक है, एक स्थानक, जो हमने शुभ प्रकृति में बोला था कि एक स्थानक अनुभव नहीं होता है, लेकिन अशुभ प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव भी पॉसिबल है। ठीक, इसके बाद बोला कि जो एक स्थानक अनुभव होगा अशुभ प्रकृति में, वो कैसा होगा, देशघाती रूप में ही होगा। ठीक, उसके बाद द्विस्थानक है, वो देशघाती भी होगा, सर्वघाती भी होगा। त्रिस्थानक और चतुस्थानक वो सर्वघाती ही होगा। जब भी जीव त्रिस्थानक या चतुस्थानक अनुभव का बंद करेगा अशुभ प्रकृतियों में, तो वो सर्वघाती ही होगा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो अनुभव बंद की बात हो रही है। ठीक, जब जीव रस बांध रहा है तब की बात हो रही है कि जब जीव अगर त्रिस्थानक चतुस्थानक रस का बंद कर रहा है तो वो सर्वघाती रूप में बंद करेगा। जब वो उदय में आएगा वो चीज अलग हो गई। उदय में वो जरूरी नहीं कि वो सर्वघाती रूप में उदय में आए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो 17 प्रकृतियों की बात हुई यहाँ पर, जहाँ पर जैसे 17 प्रकृति की बात या हुई, अपन को पसंद है चक्षु दर्शनावणी के कितनी गति नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे? देखिए जो 17 प्रकृतियां हैं, 17 प्रकृतियां, उनमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव बन संभव है। मतलब क्या बोला कि ये जो 17 प्रकृतियां हैं कौन कौन सी, ज्ञानावरणी की 4, क्योंकि इनका गुण प्रकट हो रहा है, होता ही है। दक्षिणावर्णी की 3, अंतराय की 5 और मोहनी की 4। हाँ, वो एक स्थान पतित है, मोहनी की 5, सॉरी मौन की 5। 5 हो गई। ठीक। तो इसमें चारों भी हो सकते हैं। ज्ञानावरणी की 4 कौन कौन सी, अभिनिबोधिक ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि का अवधि मन और पर। मन पर। दक्षिणावरणी की आ गई हमारी चक्षु, दक्षिणावनी, अचक्षु दक्षिणावनी, और अवधि। अवधि दक्षिणावनी। ठीक है, अंतराय की जो 5 है वो 5 आ जाएगी। और मोहनी की 5 में कौन कौन सी है, तो बोल रहे पुरुष वेग और संजलन। संजम। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 17 प्रकृतियां हैं, केवल ये इन 17 में एक स्थानक अनुभव बंद पॉसिबल है। मतलब कि अगर हम बात करें कि कौन सी प्रकृतियां हैं, बाकी चारों स्थानक तो सभी पॉसिबल है, लेकिन केवल ये 17 प्रकृतियां हैं इनमें ही एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। इसका ये मतलब नहीं कि केवल इनमें हमेशा एक स्थानक अनुभव का ही बंद होगा। इनमें द्विस्त्री चतुस्थानक चारों का बंद हो सकता है, लेकिन केवल इन्हीं में जो है वो एक स्थानक अनुभव भी पॉसिबल है। जितनी भी प्रकृति है उनमें चारों तरह के स्थानक अनुभव का वन जीव कर सकता है, लेकिन केवल ये जो 17 है इन्हीं में, सॉरी मिथ्याम दुगुणम, जितनी भी प्रकृतियां हैं उनमें केवल ये जो 17 प्रकृतियां हैं इन्हीं में ही एक स्थानक अनुभव वन पॉसिबल है। बाकी सब में द्वितीय चतुस्थानक अनुभव का ही होगा अशुभ प्रकृतियों में, लेकिन केवल ये जो 17 है इनमें एक स्थानक अनुभव वन पॉसिबल है। ठीक है, द्विस्थान तीन चौस्थान भी हो सकता है। हाँ ये तो हो ही सकता है, लेकिन एक स्थानक अनुभव जो है इन 17 प्रकृतियों में ही पॉसिबल है। पर इनमें मतलब 4 ही प्रकृति ऐसी है ना जो देशगति सुरगति दोनों है।
वो अवधि ज्ञानावर्णीय, अवधि दर्शन और वो चक्षु दर्शन, यही है ना, सर्वगाती देशगाती दोनों। ये वाली, ये और ये, ठीक है, ये 4 प्रकृतियां हैं। तो हाँ ये इनमें देश और सर्व दोनों पॉसिबल है, ठीक है, देशघाती रूप में भी प्रकट आ हाँ सकती है, सर्वघाती में भी। लेकिन हाँ ओवरऑल इसको हम क्या बोलेंगे, देशघाती नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है ना। ओवरऑल तो हम क्या बोलेंगे, इसको देशघाती नहीं बोलेंगे। तो हाँ है ना, तो इसमें ये मतलब नहीं, इसका ओवरऑल तो हमने इसको देशघाती नहीं बोल दिया। तो हम्म हमारा ये कहना है कि ये जो 17 प्रकृतियां हैं, इनमें ही एक स्थानक अनुभव बन पॉसिबल है, हाँ बाकी सब में द्वि चतुस्थानक बन होगा। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अचक्षु दर्शनावरणी, इसको हमने बोल दिया इसका कि एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। अगर हम इसको बोल दें कि इसका सर्वघाती अनुभव का मतलब चतुस्थानक अनुभव बंद है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा। इसमें ये नहीं बोला यहाँ पर कि इनमें हमेशा केवल एक स्थानक अनुभव बंद ही होगा। इनमें ये बोल रहे हैं कि एक स्थानक अनुभव बन पॉसिबल है, मतलब कि अगर इनका चतुर्स्थानक अनुभव बंद भी हो गया, तो बंद की बात अलग होगी, जब उनका इफेक्ट आएगा वो जरूरी नहीं कि वो चतुर्स्थानक अनुभव के उदय में उनका इफेक्ट आए, वो एक स्थानक के रूप में भी उदय में आ सकता है। अच्छा। यहाँ पर जो बात हो रही है केवल बंद की अपेक्षा से बात हो रही है, जब उदय में आए, जब उसका रिजल्ट मिलेगा, वो अपना अलग मैटर हो गया। नहीं, जैसे ये सर्वगति नहीं, दोनों है, तो इसमें त्रिस्थान चतुर्स्थान नहीं होगी ये चारों में। ये ओवरऑल क्या कौन सी प्रकृति है, आप देखिए ना, इसमें दोनों पॉसिबल है, मतलब क्या है, कौन सी प्रकृति है, प्योरली देशघाती नहीं हुई ना, है तो कि जिस भी हाँ प्रकृति में देश रूप में भी प्रकट आ सकती है, सर्वघाती रूप में भी प्रकट आ सकती है, तो इसको ओवरऑल तो हम्म हम देशघाती प्रकृति बोल रहे हैं ना उसको, हाँ है ना। यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर केवल ज्ञानावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय, इन दोनों को लिया नहीं, क्योंकि ये तो प्योरली सर्वघाती प्रकृतियां हैं, हम्म है ना। और ये जो है ये देशघाती प्रकृतियां हैं। हम्म। तो इसमें चारों भी हो सकती है। हाँ, इनमें चारों भी हो सकती है। ठीक है, जय जिनेंद्र। कहने का ये मतलब है कि ये जो 17 प्रकृतियां हैं, केवल इन्हीं में ही एक स्थानक अनुभव का बंध जीव कर सकता है। ये भी कब करता है कि जब जीव श्रेणी चढ़ता है, 90 से गुण स्थान में जाता है, तब इन एक स्थानक अनुभव का बंध करता है। ये आगे का विषय है, लेकिन एक समझने की दृष्टि से कि जब जीव के परिणाम, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जीव जब श्रेणी चढ़ता है, तब उसके परिणाम कैसे होते हैं, शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। वो अच्छे भाव में जीव विशुद्ध परिणाम में चढ़ता रहता है, ठीक है। तो जब विशुद्ध परिणाम होगा, तब जीव क्या करेगा, खराब प्रकृतियां जो भी हो उनमें कम रस डालेगा, वो जो अच्छी प्रकृतियां हैं, शुभ प्रकृतियां, उनमें ज्यादा रस डालेगा। तो इसीलिए ये जो 17 प्रकृतियां हैं, ये इन प्रकृतियों में क्या करता है जीव, कम एक अनुभव का रस स्थानक डालता है, एक ठीक है। स्थानक है। एक वो कौन सा आएगा, एक स्थानक का। तो उस टाइम पे क्या करता है जीव, एक स्थानक अनुभव का बल इन प्रकृतियों में करता है, ठीक है। तो ये ऐसा बताया गया है इसमें। ये तो जब बात हुई जब जी श्रेणी चढ़ता, मान लीजिए वो जी पहले गुण स्थान में, तब क्या भैया इनमें एक स्थानक अनुभव कह सकते हैं। भैया क्वेश्चन था मेरा, आपने जैसे बताया कि जब जीव श्रेणी चढ़ता है और विशुद्ध भावों में होता है तो इन प्रकृतियों में कम रस डालता है, तो बाकी की प्रकृतियों में क्या ज्यादा रस डालता है कि वहां पे भी कम समझ लेना। देखिए जब जी श्रेणी चढ़ता है ना, तो जो खराब प्रकृतियां हैं वहां पर केवल बहुत कम प्रकृतियां ही बचती है। जब जी 90 गुण स्थान में आता है ना, तो केवल 22 प्रकृतियां का ही जीव बन करता है 9 गुण स्थान में, मतलब ये सब आगे का टॉपिक आ गया। तो ये जो 17 प्रकृतियां, इनके अलावा दो प्रकृतियां और आती, केवल ज्ञानावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, वो हो गई। और यश कीर्ति और उच्च गोत्र सात वेदनी, केवल इनका ही बंद करता है। तो यश कीर्ति उच्च गोत्र सात वेदनी, ये तो तीनों क्या शुभ प्रकृतियां हैं, तो इनमें तो क्या जीव ज्यादा रस डालेगा, अच्छा शुभ वाला रस डालेगा और अच्छी इंटेंसिटी वाला डालेगा। और केवल कर्णावणी तेल दर्शनावणी, ये तो क्या सर्वघाती प्रकृतियां हैं। तो इसमें तो क्या है कि हमने बात किया कि उसमें तो खराब वाला मतलब ज्यादा इंटेंसिटी वाला ही डलेगा। केवल ये जो 17 प्रकृतियां हैं, तो इन्हीं में ही जो जीव क्या करता है, एक स्थानक अनुभव का बंद करता है। तो भैया ये तो जो ये जो प्रकृति है ये भी तो अच्छी प्रकृतियां ही तो है। ये क्या खराब प्रकृतियां तो नहीं है, जैसे अवधि ज्ञानावर्णी, मन परिय ज्ञानावर्णी। ये कौन सी प्रकृति है, आप बताइए, अच्छी है कि खराब है। अब ये तो आपको मतलब तब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छी क्यों है, आप बोल रहे हैं तो क्यों अच्छी है। घाती कर्म की तो ये तो पाप प्रकृतियां हुई। हाँ ये हम क्या बोल रहे अच्छा हैं, हाँ। अवधि ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर अवधि ज्ञानावर्णी कर्म बोल रहे हैं।
ओके ओके, ठीक है भैया, है ना, समझ एक गई। बहुत सी बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना। हाँ मतलब क्या है हाँ कि ये अवधि ज्ञानावली कर्म हमको अवधि ज्ञान प्रकट करने से रोक रहा है, ऐसे हाँ मानव हाँ प्रयोग ज्ञान ये भी क्या है, हमको मानव प्रयोग ज्ञान प्रकट करने से रोक रहा है। हाँ हाँ, बराबर अवधि भैया, ज्ञान अब अलग समझ। चीज होगी, अवधि ज्ञानावली कर्म अलग हो गया। ये अवधि हाँ हाँ, ज्ञानावली कर्म अवधि ज्ञान को प्रकट होने से रोक रहा है। ठीक है भैया, वो ठीक मैं, है। हाँ यहाँ पे मैंने गलत हाँ, वही समझ। वही यही चीज क्या बहुत सी बार कंफ्यूजन में आ जाती है। आप क्या, हम भी जब पढ़ते तो बहुत सी बार हमको भी ये सब मतलब ऐसी सिली मिस्टेक हम भी करते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यही जो 17 प्रकृतियों को बताया कि इनमें एक स्थानक अनुभव बन भी पॉसिबल है। और किसी को डाउट इसमें? 17 प्रकृति, जय जन भैया, 17 प्रकृतियों को अपन 84 में माइनस करेंगे 122 में। 84 में, ये तो अशुभ प्रकृति की बात हो गई ना। जी तो जी, ये अशुभ प्रकृतियां जितनी है उसमें से हम लेस करेंगे। अच्छा मतलब उसमें जो से अगर लेस देखें करेंगे। तो पूरे में भी मतलब हमको अगर देखना है कि सबसे पहली बात तो हमने बोली शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव बंद होता ही नहीं, जी जी, बरोबर। अब हमने बात की अशुभ प्रकृतियों की, तो अशुभ प्रकृतियां जितनी हैं उसमें से हम चेक करें तो जो 17 प्रकृतियां निकली, इसमें हमने बोला कि इनमें भी एक स्थानक अनुभव, इनमें ही जो है एक स्थानक अनुभव का बंध पॉसिबल है। ठीक ठीक, आगे। और कोई डाउट किसको इसमें? ठीक है। तो फिर आज का ये जो नहीं, ये सज्जलन चौक और इसका पुरुष वेद एक एक, ये चारों आएंगे, क्रोधमान माया लोग, पुरुष वेद हाँ एक ही आएगा, हाँ पुरुष वेद एक ही आएगा। तो इसको 5 गिनेंगे ना। ठीक हाँ, ज्ञानावणी की 4 हो गई, दक्षिणावणी की 3 आ गई, ठीक अत्रय की ठीक। 5 और मोहिनी की 5। पुरुष तो इसलिए है ना उनको 12 11 गुणस्थान रहते हैं, इसलिए पुरुष जीव वेद पुरुष को, वेद का 9वें गुण स्थान तक बंद करता है। बंद की अपेक्षा से बात है कि बंद जीव पुरुष वेद का 9वें गुण स्थान तक करता है। इन चार पांचों का मतलब पुरुष वेद और संजलन चौक, इन चारों का 9वें गुण स्थान तक जीव बंद करता है। इसलिए नपुंसक वेद का पहले गुण स्थान में करता है, और स्त्री मतलब पुरुष नपुंसक वेद, पहले गुणस्थान में नपुंसक। देखिए तीनों वेद पहले गुण स्थान में तीनों वेद बन सकते हैं, दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही बन सकते हैं, और बाकी अगर पुरुष वेद की केवल बात करें तो वो 9वें गुण स्थान तक बन सकता है। ठीक है। तो ये हो गया मगर हमारा नवे अध्ययन। गुणस्थान बाद में अवैध भाव आ जाते हैं ना। हाँ जी, अवैध ही हो जाता है। अब इसके बाद क्या आज का कुछ और रिवीजन करना है कि आप लोगों को, तो वो ये कर लें, ये वाला अध्याय तो आज का हमारा हो गया है। आपादा काल ले लेते भैया। अब आधा काल लेना तो था, बाकी अब वो उसके लिए हमने अगली क्लास के लिए बोला था। सभी प्रेजेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक दो थे उनको भी समझना था, आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्या, उसके लिए हमने गुरुवार का बोल रखा है। नहीं, वो गुरुवार को शाम में टेस्ट भी हो सकती है ना 8वां और 9वां अध्ययन का। ऐसा कुछ आया था क्या मैसेज ग्रुप में? बता, हाँ बता रहे थे वो अनुश्री जी। तो शाम को संभावना है ना, हाँ 8 और 9 शाम। की? हाँ, हाँ तो ठीक, सवेरे क्लास में लेने का भाव है ही उसको, तो या तो फिर ठीक है एक बार शॉर्ट में ले लेते हैं यहाँ पर बता का, फिर अगले इसमें एक बार ले लीजिए तो। ठीक है। आबादा काल, आबादा काल क्या बोल रहे हैं कि जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन परगणा के उद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम
उतनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय तक का काल अवधा काल कहलाता है। यहाँ पर हमको इसको डेफिनेशन को हम टुकड़ों में समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि सबसे पहले बात करी जीव की। ठीक है, कोई भी जीव है वो विवक्षित कर्म प्रकृति, कोई भी विवक्षित का मतलब होता है पर्टिकुलर। ठीक है, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर कर्म प्रकृति की अगर हम बात करें जीव कोई भी पर्टिकुलर कर्म प्रकृति के बंध के समय, कोई भी जीव कोई भी कर्म प्रकृति को बांध रहा है तो उसके बंध के समय कार्बन वगणा के पुद्गलों की। ठीक है, हमने बात करी कि जब भी जीव कर्म बांधता है तो उसमें चार चीज डालता है, इस प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभव। तो उन पुद्गलों में क्या कर रहा है जी, कार्बन वगणा के पुद्गलों में स्थिति का निर्धारण कर रहा है। जो भी जीव पुद्गल ग्रहण कर रहा है कार्बन वगणा के पुद्गल का, उसमें जो भी स्थिति डिसाइड कर रहा है उसकी, उस स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, मतलब कि उनमें स्थिति डाल रहा है जी, तो जो लोएस्ट वाली स्थिति है कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय तक का काल क्या कहलाएगा, अवधा काल। कि मान लीजिए जितनी स्थिति डाली, मान लीजिए उसने स्थिति डाली 100 साल की, तो उस 100 साल में एक समय का जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा अवधा काल। या हम बोले कि अगर 1 सागर रूपम की स्थिति डाली तो उसमें जहां से स्थिति स्टार्ट होगी उससे एक समय तक का काल कहलाएगा अवधा काल। जहां से उसने प्रदेशों में स्थिति डालना चालू की उससे एक समय तक का काल कहलाएगा अवधा काल। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि जीव ने क्या किया, 10 समय का कोई कर्म बांधा, 10 समय की स्थिति वाला कोई कर्म बांधा। तो ऐसा नहीं है कि जितने प्रदेश थे, जीव क्या करता है कि बहुत सारे कार्बन वगैरह के पुद्गलों को ग्रहण करता है, कितने अनंत पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो ऐसा नहीं कि उन सभी अनंत पुद्गलों में 10 समय की स्थिति डलती है, उसमें कुछ प्रदेश होते हैं जिनमें 10 समय की स्थिति डलती है, उससे कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जिनमें 9 समय की स्थिति डलती है, कुछ में 8 की, 7 की, 6 की, 5 की। तो उसमें हर प्रदेश जो होते हैं कार्बन उनमें अलग अलग स्थिति डलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सभी में एक समान स्थिति डलती है। जो लास्ट पॉइंट है जहां से स्थिति डलना चालू हुई उससे अगर एक स्टेप और हम पीछे आए तो वो जो टाइम पीरियड कहलाएगा वो कहलाएगा अवधा काल। कि मान लीजिए हमने कोई भी कर्म बांधा अभी जीव ने, तो अभी जैसे मान लीजिए जीव ने 10 बजकर 1 मिनट और 1 सेकंड पे कोई कर्म बांधा, फिर अगले समय में जीव क्या कर 10 बजकर 1 मिनट और 2 सेकंड पे फिर नया कर्म बांधता है। तो जब 10 बजकर 1 मिनट और 1 सेकंड पे कोई कर्म बांधा तो ऐसा नहीं कि 1 सेकंड पे कर्म बांधा और उस प्रदेशों में दूसरे सेकंड से स्थिति लेना चालू कर दी। मतलब कि अगले समय से ही जीव उन प्रदेशों में स्थिति नहीं डालता, वो कुछ टाइम पीरियड रुकता है और उसके बाद ही उनमें स्थिति डालता है। तो वो जो टाइम पीरियड जिसके बाद स्थिति डलती है वो टाइम पीरियड कहलाता है अवधा काल। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत अवधा काल क्या कह रहे हैं? भैया एक बार वापस से, भैया ये वाला अभी आप जो समझाया एक बार वापस समझाइएगा ना। ठीक, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब भी जीव कोई कर्म बांधता है तो ऐसा नहीं है कि वो अगले समय से ही उनमें स्थिति डालता है। अभी मान लीजिए अभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीव ने कोई कर्म बांधा तो ऐसा नहीं कि अगले समय से ही उसमें स्थिति डलना चालू हो गई। वो जीव कुछ टाइम पीरियड रुकने के बाद ही, मतलब कुछ टाइम के बाद ही उनमें स्थिति डालता है। तो जो टाइम पीरियड जिसके बाद वो स्थिति डालता है वो टाइम पीरियड कहलाता है अवधा काल। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि ये डेफिनेशन क्लियर हुई, क्या इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन का, ये क्लियर हुई डेफिनेशन। फिर एक एग्जांपल समझते हैं इसको और अच्छे से। डेफिनेशन क्लियर से एग्जांपल समझाते बाकी सबको भी डेफिनेशन क्लियर है क्या मतलब हुआ इसका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ वंदना जी डेफिनेशन तो क्लियर है ना आपको भी? हाँ भैया, डेफिनेशन ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर एक रूल दिया है। रूल क्या रहता है
कि मान लीजिए जीव को क्या कर रहा है कि एक कौड़ा सागरोपम की स्थिति का कोई कर्म बांध रहा है, तो उसके लिए आबादकाल कितना आएगा? 100 वर्ष। इसका क्या मतलब हुआ कि जीव जब भी एक कौड़ा सागरोपम की स्थिति का कोई कर्म बांधेगा, तो उसमें प्रदेश कहाँ से डालेगा? तो बोल रहे हैं वो 100 वर्ष प्लस एक समय से वो उन प्रदेशों में स्थिति डालेगा। मतलब कि जीव ने जितने भी पुद्गल ग्रहण किए, कार्बन वर्गना के पुद्गल, और एक कौड़ा सागरोपम की स्थिति डाली, मतलब का कोई कर्म बांधा, तो ऐसा नहीं कि सभी प्रदेशों में एक कौड़ा सागरोपम की स्थिति डलेगी। उसमें कुछ प्रदेश होंगे, उसमें हाईएस्ट वाले डलेंगे, इसमें एक कौड़ा सागरोपम की डली। उससे थोड़े से ज्यादा प्रदेश होंगे, उनमें एक कौड़ा सागरोपम -1 समय की स्थिति डलेगी। फिर उसमें थोड़े प्रदेश और ज्यादा होंगे, उसमें एक कौड़ा सागरोपम -2 समय की स्थिति डलेगी। तो ऐसा करते 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 जो लास्ट पॉइंट है जहां से उस कर्म में प्रदेश डले, वो कौन सा आएंगे? तो बोल रहे हैं 100 वर्ष प्लस एक समय। मतलब कि अगर मान लीजिए जीव ने 10:01 और 1 सेकंड पे कोई कर्म बांधा, तो उसमें वो जो कर्म बांधा जीव ने, तो उस कर्म में जीव ने प्रदेशों की स्थिति कहां से डालना चालू की? तो बोल रहे हैं 100 वर्ष का तो आबादा काल है, और उसके अगले समय से जीव उन प्रदेशों में स्थिति डालेगा। और वो कब तक रहेंगे? तो बोल रहे हैं वो एक कौड़ा सागरोपम के टाइम पीरियड तक वो जीव की आत्मा के साथ वो मतलब उसमें हाईएस्ट स्थिति डलेगी, वो एक कौड़ा सागरोपम की डलेगी कहने का। तो जीव क्या करता है कि मान लीजिए एक कौड़ा सागरोपम की उसने स्थिति बांधी कोई भी कर्म की, तो उसमें प्रदेशों में उस कर्म में कहां से स्थिति डालना चालू करेगा? तो बोल रहे हैं 100 वर्ष प्लस एक समय, मतलब 100 वर्ष का उसका आबादा काल है, मतलब उसके अगले समय से ही जीव उनमें प्रदेशों में स्थिति डालना चालू करता है। तो ये जो टाइम पीरियड है 100 वर्ष, यहाँ तक जीव क्या करेगा? कोई भी कर्म प्रदेशों में कोई भी स्थिति नहीं डालेगा, वो आबादा का ये कहला रहा आबादा काल। और इसके अगले समय से ही जीव उन प्रदेशों में स्थिति डालना चालू करता है। कहां तक डालेगा? तो हमने बोला कि एक कौड़ा सागरोपम की स्थिति बांधी उसने, तो हाईएस्ट कहां तक बांधेगा? तो एक कौड़ा सागरोपम तक की स्थिति डालेगा वो। तो ये जो पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक की स्थिति उसकी डल रही है। ये जो नीचे का टाइम पीरियड है 2 वर्ष तक का, यहाँ से लेकर स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, ये कहला रहा हमारा आबादा काल। इस टाइम पीरियड में जीव ने कोई भी कर्म प्रदेशों में स्थिति नहीं डाली। या तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं आबादा काल को कि एक ऐसा टाइम पीरियड कि जिसके अगले समय से ही जीव क्या करता है? उन प्रदेशों में स्थिति डालता है। आबादा काल को अगर सिंपल वे में हम डिफाइन करें तो ऐसा अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अगले समय से ही जीव क्या करता है? कोई भी कर्म प्रदेशों में स्थिति डालना चालू करता है, वो कहलाएगा आबादा काल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बात करी 100 वर्ष का आबादा काल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये टाइम पीरियड है, इसके अगले समय से मतलब 100 वर्ष प्लस एक समय से ही क्या करेगा जीव? किसी भी कर्म प्रदेश में स्थिति डालेगा। ये तो हमने एक असत कलमा से लिया एक कौड़ा सागरोपम। मान लीजिए हम एक कौड़ा सागरोपम की जगह अगर हम बोलते हैं 10 कौड़ा सागरोपम, तो उस समय आबादा काल क्या हो जाता है? 1000 वर्ष। तो उस प्रदेश में उस कर्म में कहाँ से स्थिति डलती? तो बोलते हैं 1000 वर्ष प्लस एक समय से उन प्रदेशों में उस कर्म में उस कर्म के प्रदेशों में स्थिति डलना चालू होती। तो आबादा काल एक जनरल समझे तो एक ऐसा टाइम पीरियड बोल सकते हैं अपन उसको कि उसके अगले समय से जीव किसी भी कर्म प्रकृति में प्रदेशों की स्थिति डालना चालू करता है, प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण करता है, तो वो कहलाएगा आबादा काल। अब थोड़ा क्लियर हुआ? सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ये बोल रहा है, जीव विकसित कर्म प्रकृतियों के बंध के समय कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम, मतलब कम से कम का अर्थ क्या है यहाँ पे? देखिए कम से कम यही जो बात मैंने बोली ना आपको कि जब भी जीव ने कोई कर्म बांधा, तो ऐसा नहीं कि वो अगले समय से ही उस कर्म के प्रदेशों में स्थिति डालता है। वो कुछ टाइम पीरियड रुकने के बाद, मतलब कुछ टाइम पीरियड को छोड़कर ही उस प्रदेशों में, रुकने के बाद नहीं बोलेंगे उसको, मिच्छामि दुक्कडम, ये कुछ टाइम पीरियड को छोड़ने के बाद ही उन प्रदेशों में स्थिति डालता है। तो जो टाइम पीरियड उसने छोड़ा वो कहलाएगा आबादा काल। तो जहां से मतलब जो लोएस्ट पॉइंट था जहां से उन प्रदेशों में स्थिति डली, तो वो कहलाए कम से कम जितनी स्थिति, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना ये वाली,
ये क्या है? सबसे कम स्थिति। 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति किसी ने जीव ने बांधी किसी कर्म प्रकृति की, तो उसने सभी प्रदेशों में सबसे पहली बात तो ये कि ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति बांधी। मतलब क्या हुआ इसका कि सारे प्रदेश जितने भी जीव ने ग्रहण किए उन सभी में 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति डलेगी क्या? ये सबसे ये बताइए नहीं 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 डलेगी। नहीं डलेगी ठीक सर। है ना? ये पॉइंट सबको क्लियर है कि जीव ने जितने भी कर्म प्रदेश लिए, अनंत प्रदेशों को जीव ने ग्रहण किया, तो सभी में एक समान स्थिति डलती है क्या? तो बोले नहीं। ठीक है, नहीं मतलब कि 1 करोड़ सागरोपम जो हाईएस्ट वाली है, ऐसे प्रदेशों की संख्या क्या होगी? हमेशा सबसे कम होगी। फिर उससे अगले समय जिसकी स्थिति एक समय कम है, उन प्रदेशों की संख्या क्या होगी? इससे थोड़ी सी ज्यादा, विशेषाधिक। फिर उससे एक समय की स्थिति होगी ज्यादा, कम स्थिति वाले प्रदेश, उनकी संख्या कितनी होगी? तो इससे विशेषाधिक। तो ऐसा कम कम करते, कम स्थिति करते हुए जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से उस कर्म प्रकृति में स्थिति डलना चालू हुई, तो वो प्रदेश क्या होंगे जो हम बोल रहे हैं कम से कम स्थिति का निर्धारण। तो ये कम से कम स्थिति हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? जीव के कर्म प्रदेशों की स्थिति डलना चालू हुई। तो इसमें अगर हम एक समय और माइनस कर दें, मतलब 100 वर्ष प्लस एक समय जो था, इसमें एक समय और माइनस कर दें हम, 100 वर्ष प्लस एक समय, ये क्या है? मिनिमम स्थिति है। ठीक है, जहां से कर्म प्रदेश का मिनिमम पॉइंट है, जहां पर कर्म प्रदेशों में स्थिति डलना चालू हुई, इसमें अगर हम एक समय और माइनस कर दें, यहाँ से हम एक एक समय माइनस करते करते आए, तो ये लास्ट पॉइंट हुआ जहां से कर्म प्रदेशों में स्थिति डलना चालू हुई। अगर हम इसमें से एक समय और माइनस कर दें, तो ये एक समय से एक समय कैंसिल हो गया, ये केवल आया इसका आंसर 100 वर्ष। तो कम से कम जितनी स्थिति का निर्माण हुआ, कौन सी स्थिति? कम से कम स्थिति 100 वर्ष प्लस एक समय, उससे एक समय तक का काल, मतलब इसमें एक समय वो माइनस कर दिया, तो क्या आया? 100 वर्ष। तो ये जो टाइम पीरियड निकला, ये कहलाएगा आपदा काल। तो ये हम यही चीज हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कम से कम स्थिति का जी निर्धारण कर रहा है, ये वाली, उससे एक समय, मतलब इससे नीचे आए एक और एक समय और, तो ये आ जाएगा 100 वर्ष वाला। तो यहाँ ये जो टाइम पीरियड निकला, ये कहला रहा है आपदा काल। तो ये वहां पर डिफाइन किया है सर परिभाषा में। ये -1 कैसे आएगा? ये या तो माइनस इसको हम वन -1 ये करें। समझ में आ गया ये। सर जैसे आपने ये लिखा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? माइनस नहीं हुआ सर, 100+1 -1। हाँ, हाँ 100+1 ठीक। से तो वो उसमें से एक में, हाँ ठीक है समझ में आ गया। देखो इसको कैसे समझे अपन, या फिर ऐसे समझ लेते हैं इसको कि 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति बांधी जीव ने, तो उसका बदकाल हुआ 100 वर्ष। मतलब क्या हुआ कि कर्म प्रदेशों में स्थिति डलेगी कहां से? 100 वर्ष प्लस एक समय से। ठीक, जो सबसे कम प्रदेश थे वो कहां से चालू हुए? 100 वर्ष प्लस एक समय से। फिर अगले कर्म प्रदेश थे, उनमें स्थिति हुई तो कहां हुई? 100 वर्ष प्लस 2 समय। फिर अगले कर्म प्रदेश थे, उनमें स्थिति डली, वो कितनी डली? तो 100 वर्ष प्लस 3 समय। ठीक, ऐसे बढ़ते 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 कहां तक आई? तो बोल रहे हैं 101 वर्ष में कितना? एक समय कम। या तो हम ऐसा बोल दें, अगर क्योंकि हमारे पास समय का माप नहीं कि समय कितने आए निकलेंगे एक वर्ष में, तो हमने क्या बोल दिया कि बढ़ते बढ़ते या तो कैसा हो गया, 101 वर्ष में कितने समय कम? तो बोले 10 समय कम। फिर हमने बोला 101 वर्ष में कितने समय कम? तो बोल रहे 9 समय कम। क्योंकि हमको 101 वर्ष पे पहुंचना है, लेकिन उसमें अभी कितने समय बचे हुए हैं? तो बोल रहे 10 समय। मतलब अब इसको रिवर्स हो गया ये, यहाँ पर हम बढ़ाते बढ़ते गए तो 100 वर्ष में हम प्लस एक समय कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया? 100 वर्ष के बाद 101 वर्ष में जाना है हम लोग। तो 101 वर्ष में अभी कितने? 10 समय की स्थिति कम है। फिर 101 वर्ष में 9 समय की स्थिति कम है। 101 वर्ष में एक समय की स्थिति कम है। फिर आ गया तो 101 वर्ष पूरा हो गया। फिर आ गया, इसके आगे आ जाएगा तो बोल रहे हैं 101 वर्ष प्लस एक समय। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया? तो ये पूछेगा आपका 102 वर्ष -10 समय। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहा गया 102 वर्ष, यहाँ पर ले लिया हमने 102 वर्ष -1 समय। फिर ये हो गया था 102 वर्ष पूरा हो गया। मतलब कि यहाँ पर हमने एक एक समय बढ़ाते गए, यहाँ पर इसके टाइम में
यहाँ पर एक एक समय बढ़ाते गए, 101, 100 के बाद हमको कहा ना 101 वर्ष पे, फिर 102, 103, 104, तो 100 में एक समय बढ़ाते गए हम, बढ़ते गए बढ़ाते गए, तो कहाँ तक बढ़ाया कि 101 वर्ष पे पहुंचना है हमको। तो 101 वर्ष में अभी कितना समय बचा है, तो 10 समय बचा है टाइम पीरियड में। फिर अगले समय में जो प्रदेश डले उनकी स्थिति कितनी है, तो बोले 101 वर्ष में 9 समय की स्थिति कम वाले हैं। अगले समय में ऐसा करते करते कहाँ ये प्रदेश आए, इनकी स्थिति कितनी है, तो बोले 101 वर्ष में अभी एक समय की कम स्थिति वाले हैं। फिर ये कितने हैं, तो बोले 101 वर्ष वाले। मतलब ये सभी जो है ये पॉइंट, ये सब क्या है, प्रदेश की स्थिति है। जितने भी ये पॉइंट है ये क्या बोल रहे हैं हम, प्रदेशों की स्थिति डल रही है। 1 करोड़ सागरोपम की जीवने स्थिति बांधी, तो आबादाकाल कितना है, 100 वर्ष का, बरोबर। तो मतलब क्या हुआ कि उसके अगले समय से जीव ने क्या किया, उन प्रदेशों में स्थिति डाली, तो उनमें सभी प्रदेशों में कैसे कैसे स्थिति डल रही है, तो एक एक समय की स्थिति बढ़ते 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 उनमें स्थिति डल रही है, एक एक समय की वृद्धि करते करते उनमें प्रदेशों की स्थिति डल रही है। तो कहां तक डलेगी, तो बोल रहे हैं लास्ट जो पॉइंट है वो कितना है, 1 करोड़ सागरोपम, यहाँ तक उनकी स्थिति डलेगी। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे, तो हर में एक एक समय बढ़ाते गए हम, तो एक एक समय की वृद्धि करते 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 लास्ट कहां तक पहुंचे हम, तो बोले 1 करोड़ सागरोपम तक हम पहुंच गए। तो वो जो प्रदेश थे उनमें हर एक में स्थिति हम ऐसे चेक कर सकते हैं, एक एक समय की वृद्धि करते करते हम 1 करोड़ सागरोपम तक पहुंच गए। तो ये इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। तो -10 समय क्यों लिया? हमको अब देखिए 100 वर्ष प्लस एक समय था, 100 वर्ष के बाद हाँ, हमको 101 वर्ष पे जाना है, ठीक है। तो ये समय कितना आएगा, एक वर्ष में समय कितने आएंगे, तो बोल रहे हैं असंख्यात समय निकल जाएंगे। तो असंख्यात तो हम ले, या तो हम इसको असंख्यात तक पहुंचते, हमको असंख्यात की अगर राशि मालूम होती तो हम इसको 100 वर्ष में उन असंख्यात को ऐड करते जाते, ठीक है। 100 वर्ष प्लस एक समय, 2 समय करते करते असंख्यात समय ऐड करते जाते, कब तक ऐड करते, जब तक हमको 101 वर्ष नहीं मिलता, हम्म, बरोबर। लेकिन हमको समय का मालूम नहीं है कि एक वर्ष में कितने समय आएंगे। तो हमने यहाँ क्या बोला कि 101 वर्ष में अभी कितने समय कम स्थिति वाला है, तो बोले 10 समय का टाइम पीरियड कम है, वो स्थिति वाले प्रदेश यहाँ पर है। फिर 101 वर्ष में 9 समय की स्थिति वाले प्रदेश है, वो क्या है, तो बोल रहे हैं कि ये प्रदेश की स्थिति यहाँ पर है। तो ऐसे करते करते ये, या तो इसको रिवर्स ले लें, इसको ऐसे ले लें कि 100 वर्ष था, 100 वर्ष प्लस एक समय और 101 वर्ष, केवल इसको अलग ही ले लें यहाँ पर, ठीक है। 101 वर्ष और यहाँ पर लिया हमने 100 वर्ष प्लस एक समय। तो 100 वर्ष तो आवादा काल हो गया, एक समय स्थिति शुरू हो गई। हाँ, तो इसलिए हमने सबसे मिनिमम लिया ना 100 वर्ष प्लस एक समय, और हाँ, 101 वर्ष है, बरोबर। तो इनके बीच का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम, बताइए आप। तो इससे कम, 101 एक समय कम स्थिति कैसे निकलेगी इसकी, 100 -1 समय, 101 वर्ष यहाँ पर है, 100 वर्ष यहाँ पर, 100 वर्ष प्लस एक समय यहाँ, तो इनके बीच की स्थिति कैसे आएगी ये बताइए आप। 101 -1 समय। ये हो गया एक समय, बरोबर। अगली की क्या होगी, 101 वर्ष हाँ, -2 समय। मतलब अच्छा, यहाँ से नीचे, यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ से हाँ, टाइम कम कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम नीचे कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर टाइम बढ़ा रहे हैं। तो बीच का एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहाँ पे समय बढ़ाए हम, या यहाँ से समय वही समय हाँ। घटाए है, वो पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। वल्लभम के असंख्यात भाग जब नहीं आएगा तब तक ये चलती रहेगी। वो अलग पॉइंट हो गया, लोगों का संकेत भाग। पहले तो ये बात है कि हमने क्या किया कि जीव क्या कर रहा है कि 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति बांधी, तो 100 वर्ष का आबादाकाल है। तो प्रदेशों में स्थिति कहाँ से डालेगा, तो बोले जो आबादाकाल है उसके अगले समय तक डालेगा, अगले समय से डालेगा। और कहाँ तक डालेगा कि जहां जितनी स्थिति बांधी उसने, मतलब 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति बांधी, तो 1 हाँ, करोड़ सागरोपम तक वो जो है प्रदेशों में स्थिति डालेगा। तो एक एक समय की वृद्धि करते करते उनमें स्थिति डाल रहा है। ये एक अलग पॉइंट हो गया, अच्छा, करोड़ पुरुष का। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है उसमें बोल रहे हैं कि मान लीजिए जीव क्या कर रहा है, अब अपने परिणाम के अनुसार जो भी कर्म बांधा था उनकी स्थिति कम कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जब तक जीव अपनी कर्मों की स्थिति कितनी कम नहीं कर लेता, पल्योपम का असंख्यतम भाग, हम्म, ठीक है। जब तक जीव अपने कर्मों की स्थिति पल्योपम का असंख्यतम भाग स्थिति कम नहीं करता, तब तक आपातकाल में कोई भी फर्क नहीं आएगा,
जैसे जीव ने पल्लवम का असंख्य नभाग स्थिति कम की, अबाधकाल में कितना चेंज आएगा, तो बोल रहे एक समय का। मतलब जीव क्या करता है, कोई भी कर्म बांधता है तो उसके बाद उस अपने परिणामों के अनुसार उनमें स्थिति को कम भी कर सकता है। तो अगर स्थिति कम की तो अबाधकाल में भी चेंजेस आना चाहिए। तो अगर स्थिति जब तक पल्लवम का असंकेत नामक स्थिति कम नहीं हुई तब तक अबाधकाल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ही जी ने स्थिति पल्लवम का असंकेत नामक अपनी कर्म की स्थिति कम की, अबाधकाल में हम एक समय माइनस कर देंगे। ये रूल है। 100 माइनस 1 समय। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबाधकाल अगर 1 करोड़ सागरपम का 100 वर्ष था, जैसे इसमें पल्लवम का असंख्य नामक स्थिति कम की, तो अबाधकाल अब क्या हो जाएगा, 100 वर्ष माइनस 1 समय का। हाँ, समझ आ गया। ठीक है सभी को? हाँ सर। आनंद भैया? जी सर। आनंद भैया क्लियर है? हाँ क्लियर सर, क्लियर। वन्ना जी? हाँ भैया क्लियर हो गया भैया। अगर मतलब वैसे तो आपने बोला यहाँ उदय का लेना नहीं है, पर ऐसे अगर हाँ। आप अपने लिए समझे तो यही होता है ना कि जब जो कर्म बनते हैं और जब तक वो उदय में नहीं आते हैं तो वो पीरियड अबाधा काल होता है, जो पहले हम पढ़ते आते वही थे। वही नहीं, वो गलत है ना। वही उदय से इसको ले नहीं करना ये सब जो बात है। हाँ नहीं, क्योंकि अगर वो हम बोल आपने देंगे उदय, क्योंकि अगर हम उदय की बात कर देंगे तो जीव ने 100 वर्ष का बांध दिया, मतलब क्या वो 100 वर्ष तक उदय में ही नहीं आएंगे क्या? ये बात हो गई फिर। तो हम फिर ये जो बात हुई कि अबाधकाल एक समय कम हुआ, तो ये कैसे फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना वो चीज। क्योंकि बांध मतलब ये सब जो भी बात है, ये बांधने की बात अपेक्षा से ही बात है। जब जीव कर्म बांध रहा है उसकी अपेक्षा से ही बात है, क्योंकि जीव अपने परिणाम के अनुसार उन कर्म प्रदेशों में स्थिति कम भी कर लेते हैं। तो अगर स्थिति कम कर ली मतलब क्या हुआ कि उनका अबाधकाल भी कम हो गया। तो फिर हम जो बात कर रहे हैं कि वो इतने टाइम तक उदय में नहीं आएंगे, तो वो चीज तो गलत ही हो जाएगी ना। इसीलिए उदय से इसका कोई लेना देना नहीं, इसका और केवल जो है जब सत्ता जीव से भी कोई लेना कर्म। नहीं, हाँ जी? सत्ता से लेना देना भी नहीं कि जब तक कर्म सत्ता में पड़े हैं वो भी नहीं सोच सकते ना अबाधा काल। नहीं, अबाधकाल का केवल हमको जो समझना है वो केवल कर्म बंध के समय की अपेक्षा से, जब जीव ने कोई कर्म बांधा उस समय की हाँ अपेक्षा से हमको इसको समझना है। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ और अगली क्लास में तो हम इसका रिवीजन ले ही रहे हैं, तो एक बार और उसको उस टाइम भी ले लेंगे इस चैप्टर को। हाँ, ये थोड़ा टफ है भैया चैप्टर, पूरे नहीं, कोर्स अच्छा में है, यही वो टफ तो नहीं है, अच्छा इंटरेस्टिंग है। टफ तो टफ लगाएंगे तो समझेंगे तो भैया लगेगा मजा नहीं। आपके लिए इजी है, बट हमारे लिए, मेरे लिए तभी टफ ही है थोड़ा। तो हमने भी जब पहले पढ़ा था तो हमको भी तो काफी समय लग गया था, और कभी कभी तो हमको भी वापस डाउट आ ही जाता है इसमें। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज का समय लगभग हो गया है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में जो है इसका केवल रिवीजन ही ले लेंगे अमृतकाल का। या कोई इंटरेस्टेड है इसको एक्सप्लेन करने में तो वो एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, कोई है इंटरेस्टेड तो वो एक्सप्लेन करे, फिर हम ले ही लेंगे कि अगले क्लास में। लेकिन किसी अगर भाव है एक्सप्लेन करने का अमृतकाल तो प्लीज बता दे, तो सर उनका आप ले नाम। लीजिए। मैं कर दी हूँ सर। सर सर ये क्लास आप ले लीजिए, अगली क्लास में फिर भी देख लेंगे रिवीजन। एक बार ये क्लास आप ले लीजिए। ठीक है, एक बार अमृतकाल का फिर अगली क्लास में रिवीजन एक बार पूरा ले लेंगे। सर इनके आज एग्जाम क्लास कब होंगे? सर एग्जाम कब होंगे? एग्जाम का संभावना जुलाई में ही था, अब डेट का एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कितनी तारीख को है। पापा क्या नहीं दो देखो इसमें कर। सर एक बार संभावना कंफर्म जुलाई की करके थी। हम मैसेज डाल दीजिए कब होगा। हाँ ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ, बोलने का भाव है उनको, फिर जैसा भी रहेगा ग्रुप में सूचना आ ही जाएगी। ऑर्डर हाँ खड़ा जी। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं हम। जो ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य प्रवर, यह ज्ञान जो आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, ये ज्ञान हम ज्ञान की वृद्धि करें, क्षमता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, आसक्त बने, सहनशील बने, इतना लीन बने, और 5वें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वृत्तात्मा का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि में लीन। मथुरा में ज्ञान सिखाने की मैत्री कृपा की इसी कृपा सदैव बनी रहे, और हमारे तरह अविनय छात्राओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। जय जय। हम भी क्षमा चाहते हैं। में जुड़ा हूं। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।